जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज है दिवाली, तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। आज सभी लोग कमेंट में लिखेंगे हैप्पी दिवाली। देखते हैं कितने लोग हैप्पी दिवाली कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है 10-10 करके टॉपिक वाइज प्रश्न है। तो सबसे पहला 10 क्वेश्चन होने वाला हमारा अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और बैंक से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1949 में हुआ था। दोस्तों, 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम यानी कि एक्ट के तहत 1935 में की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों आरबीआई अधिनियम 1934 में की गई थी। दोस्तों, आरबीआई अधिनियम 1934 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लगाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 में लगाई गई थी। दोस्तों, 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1948 की औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 भागों में बांटा गया था। दोस्तों, 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों, भारत निर्माण कार्यक्रम पूछा है किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 में शुरू किया गया था। दोस्तों, 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत निर्माण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, मुख्य उद्देश्य पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण विकास था। दोस्तों, मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों एफआरएमबी एक्ट जो है किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजकोषीय घाटा प्रबंधन से संबंधित है। दोस्तों, राजकोषीय घाटा प्रबंधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एफआरएमबी अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2003 में लागू किया गया। दोस्तों, 2003 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 में शुरू हुई। दोस्तों, 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिकी नीति संकल्प 1956 में मुख्य रूप से किस क्षेत्र का ध्यान केंद्रित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का ध्यान केंद्रित किया गया था। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा 10 प्रश्न शुरू होने वाला है दोस्तों भूगोल से, यानी कि जियोग्राफी से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला हमारा 10 प्रश्न जियोग्राफी से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 640 जिले थे। दोस्तों, 640 जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार था। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, दिन और रात में तापमान में बहुत कम अंतर जो है तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि किबूत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत के जो पूर्वी बिंदु है जिसको किबूत कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अब पूछा है दोस्तों, जिसको गुहार मोतीसर क्रीक कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? यानी कि पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा यानी कि दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल का क्या कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहाड़ों से हवा का टकराना होता है। दोस्तों, पहाड़ों से हवा का टकराना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो पर्वतीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा में पहाड़ की जिस ओर बारिश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, पर्वतीय वर्षा में जिस ओर पहाड़ में बारिश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, वृष्टि छाया क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न
प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती वर्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों वाताग्रह वर्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वाताग्रह वर्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साक्षरता दर के आंकड़े किस जनगणना वर्ष में संबंधित है? दोस्तों जो साक्षरता दर है उसके आंकड़े किस जनगणना वर्ष से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2011 से संबंधित है। दोस्तों 2011 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में किस प्रकार की वर्षा सबसे अधिक होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्वतीय वर्षा जो है सबसे अधिक होती है, तो पर्वतीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा प्रश्न शुरू होने वाला है त्योहार, कला और संस्कृति से। तो चलिए दोस्तों 10 क्वेश्चन देखते हैं त्योहार, कला और संस्कृति से। तो पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बोट रेस यानी कि नौका दौड़ किस प्रसिद्ध त्योहार से जुड़ी है जो कि केरल में मनाया जाता है? दोस्तों बोट रेस पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओणम से जुड़ी है। दोस्तों ओणम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत सुधारक यानी कि दोस्तों जिसको बोला जाता है संगीत सुधाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिपाल है। दोस्तों हरिपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? दोस्तों महाबलीपुरम जो मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्लव राजवंश ने कराया था। दोस्तों पल्लव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, छऊ लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में से संबंधित है? दोस्तों जो छऊ लोक नृत्य है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड से संबंधित है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक संगीत या नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों रंगमा है। दोस्तों रंगमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों गीत गोविंद जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयदेव के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों जयदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, महाबलीपुरम के मंदिर किस सदी के आसपास बने थे? दोस्तों जो महाबलीपुरम के मंदिर है किस सदी के आसपास बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वीं 8वीं सदी के आसपास बने थे। दोस्तों 7वीं 8वीं सदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों जो कथकली है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात से संबंधित है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो बिहू त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में मनाया जाता है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 10 प्रश्न चलने वाला है राजनीति और संविधान से, यानी कि पॉलिटी एंड कम्युनिट्यूशन से 10 प्रश्न शुरू होने वाला है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यानी कि पहला प्रश्न हो जाएगा जो राजनीति से संबंधित है, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार भारतीय संविधान में किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों आपातकाल घोषित करने का जो संविधान में प्रावधान है, अधिकार है, वो केवल राष्ट्रपति के पास है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के आपातकाल प्रावधान हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार का आपातकाल प्रावधान है। दोस्तों 3 प्रकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 6 राज्यों में जो है विधान परिषद मौजूद है, तो 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों उपाधियों का अंत से संबंधित है। दोस्तों उपाधियों का अंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 18 से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रधान की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों धार्मिक मामलों के प्रधान की स्वतंत्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 25 से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन समझिएगा, भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मौलिक है दोस्तों, तो यहाँ पे भौमिक लिख दिया है, वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 वर्ष है। दोस्तों 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसद के किस सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होते हैं। दोस्तों राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किस संस्था के पास है? दोस्तों न्यायिक समीक्षा में जो शक्ति है भारत के किस संस्था के पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायपालिका के पास है। दोस्तों न्यायपालिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा राज्यों में विधान परिषद के गठन या समाप्ति की शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों संविधान राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के संसद के पास होता है। दोस्तों एक बार और आंसर समझ लीजिएगा, संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के संसद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों हमारा खेल और पुरस्कार से संबंधित है, यानी कि दोस्तों स्पोर्ट एंड अवार्ड से संबंधित। तो इससे पहले आप तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हैप्पी दिवाली जरूर लिख दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों हमारा प्रश्न हो जाएगा 66वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2022-23 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुधियाना में हुआ था। दोस्तों लुधियाना शहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइना नेहवाल हैं। दोस्तों साइना नेहवाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम यानी कि KIYG का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल में आयोजित किया गया था। दोस्तों भोपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में आयोजित हुए। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक में पदक जीता था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंदन 2012 में जीती थी। दोस्तों साइना नेहवाल जो है वो लंदन 2012 में जीती थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2023 का ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में आयोजित हुआ था। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदान के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र जो पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेल से संबंधित है। दोस्तों खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा BCCI किस खेल का शासी निकाय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट का शासी निकाय है। दोस्तों जो BCCI है वो क्रिकेट खेल का शासी निकाय होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 10 प्रश्न शुरू होने वाला है विज्ञान से संबंधित यानी कि साइंस से संबंधित। तो साइंस का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड विलयन का उदाहरण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों टीचर ऑफ आयोडीन है। दोस्तों टीचर ऑफ आयोडीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मांसपेशिया कोशिका यानी कि मसल्स सेल में गति का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों संकुचन और शिथिलन है। दोस्तों संकुचन और शिथिलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मांसपेशिया कोशिका की गति का कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा टीचर ऑफ आयोडीन में विलेय यानी कि सॉल्यूट क्या है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों आयोडीन होता है। दोस्तों जो टीचर ऑफ आयोडीन है उसमें विलेय आयोडीन होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आयोडीन किस अवस्था में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस अवस्था में होता है दोस्तों, यानी कि सॉलिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों मायोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों मायोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रास यानी कि पीतल किस प्रकार का मिश्रण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों मिश्र धातु है। दोस्तों जो पीतल होता है मिश्र धातु होता है, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों एसिटिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने किए थे। दोस्तों रॉबर्ट हुक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बल यानी कि फोर्स का असाई मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन होता है। दोस्तों न्यूटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा है, कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुक्राणु कोशिका है। दोस्तों शुक्राणु कोशिका यानी कि स्पर्म सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा 10 प्रश्न शुरू होने वाला है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो दोस्तों उससे पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा कंप्यूटर से संबंधित पहला प्रश्न हो जाएगा, एमएस एक्सेल में फंक्शन डेटा किस प्रकार का काम करते हैं? दोस्तों किस तरह का काम करते हैं जो एमएस एक्सेल फंक्शन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल की रेंज पर काम करते हैं। दोस्तों सेल की रेंज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल में डिलीट बटन दबाने से क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल की सामग्री डिलीट हो जाती है। दोस्तों सेल की जितनी भी सामग्री होगी सब डिलीट हो जाएगी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएस एक्सेल में कॉलम कैसे पहचानते हैं? दोस्तों एमएस एक्सेल में कॉलम जो है कैसे पहचानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्षरों द्वारा पहचानते हैं। दोस्तों अक्षरों द्वारा पहचाना जाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक सेल यानी कि दोस्तों सेल क्या दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन दर्शाता है। दोस्तों रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन दर्शाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएस एक्सेल में सबसे ऊपर की पट्टी जहां फाइल का नाम दिखता है क्या कहलाता है? दोस्तों एमएस एक्सेल में जो सबसे ऊपर पट्टी जहां जो फाइल के नाम दिखाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइटल बार कहते हैं। दोस्तों टाइटल बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एमएस एक्सेल में डेटा का शैक्षिक रूप से खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एच लुक ऑफ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एच लुक ऑफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक स्प्रेडशीट में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रो और कॉलम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों रो और कॉलम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एमएस एक्सेल किस सॉफ्टवेयर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्प्रेडशीट के अंतर्गत आता है। दोस्तों स्प्रेडशीट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, RAM का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हमारा 10 प्रश्न शुरू होने वाला है, विविध और पुस्तकें से संबंधित 10 प्रश्न शुरू होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च की गई थी। दोस्तों रामनाथ कोविंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि दोस्तों रसिया का उद्देश्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों उच्च शिक्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में कौन सी गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मनरेगा है। दोस्तों मनरेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान किस प्रकार की संस्थाओं का वित्त पोषित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों राज्य सरकार की उच्च शिक्षण संसाधन से पोषित करता है। दोस्तों राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ईपीएफओ यानी कि ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फाउंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। दोस्तों एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फाउंड ऑर्गेनाइजेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो किस प्रकार का संस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुफिया एजेंसी है। दोस्तों आईबी यानी कि इंटेलिजेंस जो ब्यूरो होता है वो खुफिया एजेंसी होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वंदे भारत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। दोस्तों एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों बेंगलुरु को कहा जाता है। दोस्तों बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में हुई थी। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में जीएसटी की दरें कितनी है? दोस्तों भारत में जीएसटी की दरें कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 4 होती हैं। दोस्तों 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 5% पे, 12% पे और 18% और लास्ट 28% तक होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, साथ ही साथ हैप्पी दिवाली भी कमेंट करिएगा एक दिए के साथ। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों विदा लेने से पहले मैं लास्ट बात एक ही बात कहूँगा कि आप लोग अब तक हैप्पी दिवाली नहीं कमेंट किए हैं तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।